Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. And this is Akansha Verma welcoming you on the platform where you will be taught by a scholar. आज आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि हम अपना नॉर्मल वीडियो जो है वो इंट्रोडक्टरी वीडियो की तरह क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं. एज वी आर हेयर कि हम लोग अपना फाइनल लेक्चर कवर कर रहे हैं. फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस क्लास 9th का, ये उसका फाइनल वीडियो है जिसमें हम लोगों को कवर करना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसको मोशन इन अ प्लेन क्यों कहते हैं, और इसके अलावा हम लोगों ने रिकैप करना है पूरे चैप्टर का. उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं. वी आर स्टार्टिंग अ वीडियो डायरेक्टली फ्रॉम एक्सप्लेनेशन टुडे. इसके बाद हम रिकैप करके न्यूमेरिकल्स करेंगे. सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी हैव मेट, राइट गाइस? अभी तक हम लोगों ने बात करी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की. ठीक है, हम लोगों ने इक्वेशंस देखी, हम लोगों ने ग्राफ्स देखे. वी वर ओनली टॉकिंग अबाउट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी ऐसा मोशन जो कि कोई ऑब्जेक्ट किस पाथ को लेकर परफॉर्म कर रहा है, सीधी लाइन में परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, लीनियरली परफॉर्म कर रहा है. दिस वाज हमारा मोशन इन वन डायमेंशन. ठीक है, क्योंकि वो एक ही एक्सिस का यूज कर रहा है मूवमेंट करने के लिए. ग्राफ्स में भी हमने पढ़ा था. ठीक है, हमने दो एक्सिस के बारे में बात करी. बट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाज मोशन इन वन डायमेंशन. ठीक है, 1D मोशन था. बट हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे मोशंस हो रहे हैं. जैसे कि सपोज करो मैं पार्क में खेलने गई और मैंने फुटबॉल को जो है किक किया. तो जैसे ही मैंने उसे किक किया उसने एक ऐसा पाथ लिया. ठीक है, ऐसा सेमी सर्कल वाला पाथ लिया और वो मुझे पाथ दिखा है कि उसने स्काई में ऐसा जो है पाथ लिया है. तो वो किस टाइप का मोशन है? और जैसे हम लोग के डे टू डे लाइफ स्टाइल्स में ऐसा होता है कि मेरे आसपास या मेरे आगे एक कार चल रही है, अगर मैं उसे ओवरटेक करती हूँ तो ओवरटेकिंग किस टाइप का मोशन है? ये सारे मोशन जो होते हैं ये ऐसे मोशन होते हैं जो कि किसी प्लेन में हो रहे होते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारा कोई फुटबॉल को किक करना और उसका हवा में उछल के जाना, दैट इज बेसिकली अ प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में गया है, वो ट्रैजेक्टरी फॉलो करते हुए गया है. ठीक है, तो वो ट्रैजेक्टरी फॉलो करते हुए गया है, वो एक क्या कहते हैं, कर्व पाथ फॉलो करते हुए गया है. ये होते हैं हमारे मोशन इन अ प्लेन, और इनको हम लोग मोशन इन 2 डायमेंशनल कहते हैं क्योंकि ये हमारे 2D में होते हैं और हमें दिख रहे होते हैं. ठीक है, मोशन इन अ प्लेन जैसे कि व्हीकल ओवरटेकिंग अनदर, द पाथ ऑफ अ किक्ड बॉल, या फिर सैटेलाइट जो हमारी एक सर्कुलर पाथ में चल रही है सोलर सिस्टम में, इन सबको हम लोग 2 डायमेंशनल मोशंस कहते हैं या फिर मोशन इन अ प्लेन कहते हैं. ठीक है, और मोशन इन अ प्लेन में ही आता है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. जैसे कि हम लोग शब्दों पे गौर करें तो सर्कुलर का मतलब कुछ ऐसा होगा जब मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ चूज कर रहा होगा मूव करने के लिए. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा कि वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, जब मेरा पाथ सर्कुलरली मूव कर रहा है, गोल गोल मूव कर रहा है, और उस गोल गोल मूव करने में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, और उस इक्वल डिस्टेंस कवर करने में वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले रहा है, वो होगा मेरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. एक बार रीडिंग दे देते हैं. When an object moves in a circular path, हम उसके मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन. We have already studied the types of motion. ठीक है, एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, अब वो इसी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इज दैट क्लियर टिल हियर? ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि मेरा जो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं वो कैसे होते हैं. ओके, जैसे कि मुझे ऑलरेडी पता है दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. ठीक है, ये मेरा सबसे बेसिक फॉर्मूला था जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था. तो हम कैसे कैलकुलेट करें एक ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर मोशन में चल रहा है उसकी स्पीड को या उसकी वेलोसिटी को? तो मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने अज्यूम किया कि एक बच्चा है, उसको मेरीगो राउंड बहुत पसंद है, वो अम्यूजमेंट पार्क जाता है और वो उस मेरीगो राउंड में बैठता है. और मेरीगो राउंड कैसे चलता है, सर्कुलर पाथ में चलता है. तो मेरीगो राउंड जो है पहले ए से बी आएगा, फिर बी से सी आएगा.
जब वो ए से बी और बी से सी आया तो इसमें हमसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि डिस्टेंस जो ट्रैवल किया उस मेरीगो राउंड ने वो कितना किया था। दैट वाज आर कर्व ए बी सी। ठीक है, जब वो ए से सी आया तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया मेरीगो राउंड ने, ए बी सी ट्रैवल किया। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ होता है ट्रैवल बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन ए थी, फाइनल पोजीशन सी थी, तो मैं अगर ए और सी को डायरेक्टली ज्वाइन कर दूं तो ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द चाइल्ड इन कमिंग फ्रॉम ए टू सी इज ए बी सी कर्व, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू सी। अब यही मेरे गो राउंड जो है वो एक पूरा सर्कुलर पाथ फॉलो करके वापस ए पे आता है। तो इसका जो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ये होगा कि उस मेरीगो राउंड ने उस सर्कल की पूरी क्या करी है, बाउंड्री ट्रैवल करी है ना, बाउंड्री ट्रैवल करी है, और उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गया है, ए हो गया है। तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। सो यही हमसे पूछा है दैट व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द चाइल्ड इन मेकिंग वन रिवोल्यूशन। ठीक है, अगर मेरे को राउंड पहले ए से सी आया, अब वो ए से ए पे वापस आ गया है, तब उसका डिस्टेंस क्या है, तब उसका डिस्टेंस क्या होगा, वो पूरी बाउंड्री ऑफ द सर्कल जो उसने कवर करी है। और बाउंड्री या पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे जो डिस्टेंस लेते हैं, वट एवर डिस्टेंस वी आर टेकिंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वी आर टेकिंग इट एज इन रिलेशन टू द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ठीक है, अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में चल रहा है और वो सर्कुलर पाथ से स्टार्ट करके उसी जगह वापस आ जाता है, तो उसने एक बाउंड्री कवर कर ली, उसने एक सरकमफ्रेंस कवर कर लिया, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होगा, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे मैथ्स देती है 2 पाई आर। और हमने इस वाले डिस्टेंस को नॉर्मल फॉर्मूला जो कि हमारा क्या कहता था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसमें पुट कर दिया। सो स्पीड को मैंने वी एवरेज से दिखाया, डिस्टेंस जो था दैट वाज द सरकमफ्रेंस, तो 2 पाई आर दिखाया, एंड टाइम को मैंने यहाँ पे कैपिटल टी ले लिया है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर हम लोगों से डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए, जब हमारा कोई मेरीगो राउंड ए से चल के ए पे वापस आ गया, सो दैट वुड बी जीरो। इस फॉर्मूला को यूज करके हम बता सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे आता है सर्कुलर मोशन में, वो बेसिकली कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सपोज करो कि हमारे इसी मेरीगो राउंड ने हाफ ऑफ द सर्कल या ट्रैवल किया। सो व्हाट आई बी डूइंग, मेरे पास ये बेसिक फॉर्मूला है, मैं इसे हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो पाई आर अपॉन टी की फॉर्म में मैं तब उसकी स्पीड बता पाऊंगी। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स को यूज करके हम लोग बता सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीड क्या होगी उस ऑब्जेक्ट की, ओनली बाय नोइंग द सर्कमफरेंस। ठीक है, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला ये होता है, और इसमें कुछ नहीं है, बेसिक फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का, जहाँ पे डिस्टेंस आई हैव टेकन इट टू बी द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ओके, सो दिस वाज हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक नॉर्मल सी चीज मुझे आपसे पूछनी है कि हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। बट माय क्वेश्चन इज कि क्या इसमें डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तो गोल गोल घूम रहा है, तो क्या गोल गोल घूमने में डायरेक्शन चेंज होती है। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। सपोज करो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, मेरे पास स्क्वायर है, मेरे पास हेक्सागन है। अगर इसमें हमारा कोई एथलीट जो है इस पॉइंट से शुरू करता है, तो पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। सो ए से बी आने में उसने फिर डायरेक्शन चेंज करी, वो राइट हो गया। बी से सी आने में उसने फिर डायरेक्शन चेंज करी, और सी से डी आने में उसने फिर डायरेक्शन चेंज करी। सो कॉन्जिक्यूटिवली वो क्या लेता गया, राइट इधर से, राइट इधर से, राइट इधर से, तो उसने बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करी। और जब भी हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो हमारी स्पीड भी क्या होती है, चेंज होती है। ऐसा ही हेक्सागन में लिया। ठीक है, हेक्सागन में उसने 6 टाइम अपनी जो है डायरेक्शन चेंज करी। पर सर्कल, सर्कल तो हमारा ऐसी कोई लाइंस नहीं दिखाता। बट सर्कल में क्या होता है बच्चों, सर्कल में हमारा वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करती है। जैसे कि यहाँ से अगर एथलीट भागना शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ी।
ठीक है, उसको ज्यादा टाइम लिया। इसको ऐसे समझो, सपोज हम लोग कोई स्लोप चढ़ रहे हैं, तो हम जब चढ़ाई करते हैं तो हमारे पैर थकते हैं, बट जब हम लोग उतरते हैं तो हम इजीली उतर जाते हैं। सो सर्कल में भी क्या है, जब हम लोग इधर चढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोगों को प्रेशर फील होगा या उस ऑब्जेक्ट को प्रेशर फील होगा, बट उतरने के में क्या होगा, वो जल्दी से आ जाएगा। तो सर्कल में भले ही कोई डेफिनेट बाउंड्री ना हो, सिर्फ सरकमफ्रेंस हो, पर डायरेक्शन उसकी चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर डिक्रीज मतलब बढ़ेगी जब वो नीचे आएगा, ठीक है, और ऊपर जाएगा तो उसको प्रेशर मिलेगा। सो भले ही कोई इसमें डेफिनेट बाउंड्री ना हो, पर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है, क्योंकि सर्कल की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, कभी ऊंचाई आएगी कभी नीचाई आएगी। तो इसीलिए हमारा जो मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो एक्सीलरेटेड ही रहता है सर्कल में, क्योंकि सर्कल की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, कभी ऊंचाई आ रही है कभी नीचाई आ रही है, तो इस वजह से इसमें भी वेलोसिटी चेंज होती है। तो डायरेक्शन जो है भले ही चेंज ना हो रही हो, पर मोशन एक्सीलरेटेड है, क्योंकि वेलोसिटी सर्कल में चेंज होती है। ये आपको समझाना था इस वजह से, क्योंकि एक्सीलरेटेड मोशन क्यों होता है। द सेकेंड थिंग जो कि हमें डिस्कस करनी है, वो ये करनी है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, दैट इज एन आइडियलाइज्ड वर्जन ऑफ द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। हम लोग कोई भी ऐसा मोशन नहीं देखते हैं अपने अराउंड जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा हो और वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा हो। सो ये एक मॉडल है बेसिकली, जो हमें हेल्प करेगा सॉल्व करने में चीजें। और हमें बस इतना ध्यान रखना है कि आगे जाके हम लोग मोशन इन अ प्लेन पढ़ने वाले हैं 11th में। सो उसमें हमारे ये सब कॉन्सेप्ट्स रखेंगे, तो हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखना है, इसके फॉर्मूले का ध्यान रखना है। जब आधे सर्कल की बात हो तो इसी के फॉर्मूले को हम हाफ से डिवाइड कर देंगे, सेमी सर्कल की बात हो तो सेमी सर्कल लगा देंगे, कोऑर्डिनेट है तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज हाउ ये छोटा सा फॉर्मूला हमें पूरे सर्कल में किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन पता लगाने में हेल्प करता है। ओके। सो अब हम आए हैं न्यूमेरिकल्स पे। इससे पहले अब हम लोग सारी चीजें जो है रिवाइज कर लेते हैं। सो हमने अपना चैप्टर शुरू किया था बच्चों मोशन के साथ। मोशन क्या होता है, जब भी मेरा ऑब्जेक्ट बढ़ते हुए समय के साथ किसी फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट को अपनी जानकारी में लेकर अपनी पोजीशन बदलता है, यानी बढ़ते हुए समय के साथ वो अपनी पोजीशन बदल रहा है विद रेफरेंस टू अ रेफरेंस पॉइंट, तब वो मोशन करता है। टाइप्स ऑफ मोशन पे मैं आई थी, जहां पे मैंने पढ़ा था लिनियर मोशन, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सीधी लाइन में मूव करना चाह रहा हो। सर्कुलर मोशन जब गोल गोल मूव करना चाह रहा हो। रोटेटरी मोशन जब एक एक्सिस को ध्यान में रखते हुए उसे एक्सिस के आसपास वो घूमना चाह रहा हो। पीरियोडिक मोशन यानी कि ऐसे मोशन जो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। और ऑसिलेटरी मोशन जो कि बेसिकली हमारा पेंडुलम शो करता है। इस सिलेबस में हमें सर्कुलर मोशन और लिनियर मोशन की बात करनी थी। अच्छा, हमने पोजीशन में हमने मोशन की डेफिनेशन में एक टर्म की बात करी, पोजीशन चेंज होती है बढ़ते हुए समय के साथ। तो ये मेरी पोजीशन क्या है और रेफरेंस पॉइंट क्या है। सो पोजीशन होती थी जी हमारी कोई भी फिक्स्ड लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद रेफरेंस टू अ रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट हो गया हमारा वो ओरिजिन जिसको ध्यान में रखते हुए मैं अपना डिस्टेंस ट्रैवल करती हूँ या अपनी डायरेक्शन चेंज करती हूँ। सपोज करो आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून या ऋषिकेश में जा रही हूँ, तो मैं क्या बताऊंगी कि दिल्ली से ऋषिकेश आने में मुझे सो एंड सो टाइम लगा एंड आई हैव कवर्ड सो एंड सो डिस्टेंस। सो दिल्ली मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, दिल्ली मेरा वो ओरिजिन हो गया या वो रेफरेंस पॉइंट हो गया जिसके बेसिस पे मैं अपना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हूँ, डायरेक्शन बता रही हूँ। ठीक है, सो ये थे मेरे रेफरेंस पॉइंट। पोजीशन हो गई एग्जैक्ट या फिक्स लोकेशन ऑफ अ पॉइंट जो कि वो टाइम के साथ बदलता है। और मोशन तो आपको पता ही है, बढ़ते हुए समय के साथ रेफरेंस पॉइंट की जानकारी में जब मेरी पोजीशन चेंज होती है तब मोशन होता है। पाथ अपना फेवरेट कोई भी ऑब्जेक्ट अपना फेवरेट पाथ चूज करता है मोशन के लिए, तो उसकी बेसिस पे हमारे मोशन जो है वो डिवाइड होता है। किसी को जिगजैग जाना पसंद है, किसी को सीधा जाना पसंद है। उसके बाद हम लोग आए थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। सो डिस्टेंस वाज नथिंग बट द टोटल path traveled by an object, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वाज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दोनों भाई भाई हैं, फर्क सिर्फ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में रहता है। दोनों भाई भाई हैं पर फर्क सिर्फ किस में रहता है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में रहता है। और दोनों की यूनिट भी मीटर्स रहती हैं, एक टोटल है और एक शॉर्टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आए थे हमारे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे।
The total distance covered divided by the total time taken was our average speed, मीटर पर सेकेंड रहती थी. एंड एवरेज वेलोसिटी वॉज चेंज इन पोजिशन डिस्प्लेसमेंट जिसको हम कहते हैं अपॉन में टाइम. सो जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही हूँ, मैं वेलोसिटी की बात कर रही हूँ, ये वेक्टर रहेगा, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगा. और जब मैं डिस्टेंस की बात कर रही हूँ तो मैं स्पीड की बात कर रही हूँ. ये स्केलर है, इसमें हम डायरेक्शन नहीं देखते, ओनली मैग्नीट्यूड देखते हैं. मैग्नीट्यूड क्या होता है? एसआई यूनिट और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू. यानी 150 मीटर है तो 150 हो गया उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर हो गया एसआई यूनिट, इन्होंने बना दिया मैग्नीट्यूड. इसके बाद आई केम ऑन एक्सिलरेशन. ठीक है, सो मैंने ये पढ़ा था कि वेलोसिटी जो होती है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है. सो चेंजिंग वेलोसिटी के साथ क्या होता है? एक्सिलरेशन आता है. जैसे कि मैं अगर ट्रैफिक में कार चला रही हूँ तो कभी रोड खाली होगी तो मैं एक्सिलरेटर दबाऊंगी, स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी चेंज होगी. सपोज करो ट्रैफिक एकदम से आ गया तो मैं ब्रेक लगाऊंगी तो स्पीड रिटार्ड करेगी, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी. तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तब मेरा क्या जन्म लेता है? एक्सिलरेशन जन्म लेता है. ठीक है, और एक्सिलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था v माइनस यू अपॉन टी, जहां पे v मेरा फाइनल वेलोसिटी था, u वो वेलोसिटी था जिससे ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन मोशन स्टार्ट किया, और पर यूनिट टाइम यानी उसको टाइम कितना लगा u से v तक एक्सिलरेट करने में या v से u तक रिटार्ड करने में. ठीक है, ये मेरा एक्सिलरेशन देता था. देन आई टॉक्ड अबाउट यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जैसे कि हर एक घंटा बढ़ रहा है पर एक घंटे मैंने 40 ट्रैवल किया, दूसरे में 20 ट्रैवल किया, तीसरे में 30 ट्रैवल किया, तो मेरा डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं रहा, पर टाइम जो है वो बढ़ते हुए एक एक घंटे के साथ बढ़ा. यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा? हर बढ़ते हुए में मैं फिर 40 40 40 ही कवर कर रही हूँ. ठीक है, हम लोग कोई भी पोजीशन बताते हैं एथलीट की तो हम एक फिक्स पॉइंट से बताते हैं. अगर हम उस फिक्स पॉइंट से दूर जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं, तो प्लस होगा. अगर हम उसके तरफ आ रहे हैं या लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव होगा. सो अवे में पॉजिटिव, टूवर्ड्स में नेगेटिव, ये याद रखना है. अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं हमारे एग्जाम्पल 4.1 के साथ, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे दो पोस्टमैन हैं. ठीक है, हमने दो पोस्टमैन को कवर किया, और ये पोस्टमैन क्या करते हैं? दे स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 210 योजनास. ठीक है, सो ये दो पोस्टमैन हैं, इन दोनों को एक दूसरे से मिलने की इच्छा हुई और अभी ये 210 योजना दूर हैं. योजना क्या है? एक यूनिट की तरह समझो, जो कि एंशियंट इंडिया में यूज करी जाती थी डिस्टेंस को बताने के लिए. जैसे आज मीटर यूज किया जाता है तब योजना यूज किया जाता था. तो हमारे ये दो पोस्टमैन अभी करंट सिचुएशन में 210 योजन दूर हैं एक दूसरे से. दूसरी इंफॉर्मेशन हमें क्या पता चली कि हमारा एक पोस्टमैन जो कि सपोज करो इधर खड़ा है, वो एक दिन में 9 योजना ट्रैवल करता है. ठीक है, वो एक दिन में कितनी योजना ट्रैवल करता है? 9 योजना ट्रैवल करता है. और दूसरा पोस्टमैन जो इधर खड़ा है वो एक दिन में कितनी योजना ट्रैवल करता है? 5 योजना ट्रैवल करता है. तो हमें बताना है कि कितने दिनों में ये पोस्टमैन जो है एक दूसरे से मिलेंगे. सो व्हाट आई नो हियर इज, ओके, सो मुझे ये पता है कि इन लोगों को एक दूसरे की तरफ 210 योजना का डिस्टेंस कवर करना है. सो टोटल डिस्टेंस जो इनको ट्रैवल करना है, दैट इज ऑफ 210 योजनास. ठीक है, और एक दिन में मेरा एक पोस्टमैन जो है वो कितना ट्रैवल करता है? 9, 9 योजनास. उसी एक दिन में मेरा दूसरा पोस्टमैन जो है वो कितना ट्रैवल करता है? 5 योजनास. सो पूरे टोटल एक दिन में ये दोनों कितने योजना ट्रैवल करते हैं? 9 + 5, 14 योजनास. टोटल इन्हें 210 ट्रैवल करना है, एक दिन में ये 14 ट्रैवल करते हैं. सो n इज इक्वल्स टू टोटल अपॉन करंट से मैं बता सकती हूँ कि इनको कितने दिन लगेंगे इस स्पीड से 210 योजना ट्रैवल करने में. सो n इज इक्वल्स टू 210 अपॉन 14 मैंने किया. 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 एंड 15.
सो इनको लगेंगे 15 डेज। अगर ये इसी तरीके से हर दिन 9 और 5 योजना ट्रैवल करते हैं तो 15 डेज में 210 कवर कर लेंगे। सो कितने दिनों में ये एक दूसरे से मिलेंगे? 15 डेज में मिलेंगे। अब सपोज करो ये क्वेश्चन आ गया कि 15 डेज में अगर ये मिलेंगे तो हमारा किस पोस्टमैन ने ज्यादा योजना ट्रैवल किया। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मुझे पता है एक दिन में एक पोस्टमैन 9 ट्रैवल करता है, तो 15 दिन में कितना करेगा? 15 × 9 आई विल डू। ठीक है, ऐसा ही उसी एक दिन में दूसरा पोस्टमैन जो है वो 5 योजना ट्रैवल करता है। सो 15 दिन में कितना ट्रैवल करेगा? दोनों का आंसर जब मैं निकालूंगी, ठीक है, 9 5 जा 135 योजनास एंड 15 5 जा 75 योजनास। सो टोटल ड्यूरेशन में हमारा पहला पोस्टमैन 135 ट्रैवल करता है, दूसरा वाला 75। तो किसने ज्यादा करी? पहले वाले ने ज्यादा करी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सो 15 डेज में वो मिलेंगे। मेरे को टोटल दिया हुआ था, मैंने बताया कि एक दिन में दोनों कितना ट्रैवल करते हैं उसका टोटल किया। टोटल में से करंट यानी एक दिन वाला जब डिवाइड कर दिया तो मुझे नंबर ऑफ डेज मिल गए कि 210 कितने दिन में कवर होगा। सो स्टूडेंट्स, जितना मैंने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था अपना डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, रेट ऑफ चेंज, मोशन क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, उसके बेसिस पे ये है मेरा सेकंड एग्जाम्पल। तो इसमें एक बच्चा है सारंग, वो 50 सेकेंड्स लेता है स्विम करने में फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड बैक इन द स्विमिंग पूल, जैसे कि हमें फिगर 4.7 में दिखाया हुआ है। यानी वो बच्चा यहाँ से शुरू करता है, पहले इस एंड तक आता है और इस एंड से रिवर्स लेके वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आता है। तो ये पूरा डिस्टेंस उसको ट्रैवल करने में लगते हैं 50 सेकेंड्स। हमें उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है, राइट। सो हमें ऑलरेडी पता है कि डिस्टेंस ऑफ द पूल जो है, या हमारा जो पूल है उसकी लेंथ कितनी है? 25 मीटर्स है। यानी जब वो इधर से इधर जाएगा तो उसने 25 मीटर्स कवर किया, और जब यहाँ से वो वापस आएगा तो उसने वापस 25 मीटर्स ट्रैवल किया। सो कैन आई से 25 जाने का फिर 25 आने का टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? सो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया हमारा 50 मीटर्स का। और ये 50 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसे टोटल टाइम कितना लगा? उसे टोटल टाइम लगा हमारा 50 सेकेंड्स का। अब मुझे अपना एवरेज स्पीड के फॉर्मूला से डायरेक्टली पता है कि एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड divided by the total time taken to cover that distance। so total distance cover हुआ मेरा 50 मीटर्स और total time मुझे लगा 50 seconds। so this is 1 मीटर पर सेकेंड। सो उसकी एवरेज स्पीड क्या रही डिस्टेंस पूरा कवर करने में? 1 मीटर पर सेकेंड की रही। सेकेंड पार्ट में मुझसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी में मैं कौन सा फिजिकल पैरामीटर अकाउंट में लेती हूँ? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम कवर्ड दैट डिस्प्लेसमेंट मुझे देता है एवरेज वेलोसिटी। सो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या रही? जब वो एक ही पॉइंट से चला और उसी पॉइंट पे वापस आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो अपॉन टाइम मेरा क्या था? 50 था, तो 0/50 क्या हुआ? 0 मीटर पर सेकेंड। सो उसकी एवरेज वेलोसिटी कुछ नहीं रही, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो जीरो हो गया, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम थे। बट यस, उसकी एवरेज स्पीड जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड की रही, क्योंकि उसने टोटल डिस्टेंस जो है ट्रैवल किया 50 मीटर्स का विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द डायरेक्शन। सो ये हमारा था। अब हम लोग आए हैं हमारे एग्जाम्पल 4.3 पे। ये डिस्कस करने से पहले हम रिवीजन कर लेते हैं अपने ग्राफ्स का। हमने ग्राफ्स पढ़े। ग्राफ हम लोग तब यूज करते थे जब मुझे विजुअली रिप्रेजेंट करना होता था मोशन। ठीक है, सो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन यानी मेरा बढ़ते हुए समय के साथ पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन में क्या चेंज आ रहा है, इसको विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ग्राफ्स यूज करती थी। हमारे सिलेबस में हमने दो टाइप के ग्राफ पढ़े, पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले मैंने प्लॉट करना सीखा ग्राफ के ऊपर, उसके बाद मैंने ग्राफ से इंटरप्रेट करना सीखा। प्लॉट करने में मेरा एक एग्जाम्पल आया जिसमें मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स दिए हुए थे और उन टाइम्स पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस दी थी। मैं अपना कार्टेशियन प्लेन बनाती हूँ, वाई एक्सिस पे पोजीशन लेती हूँ, एक्स एक्सिस पे टाइम लेती हूँ, और उसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स दिए हैं उनको लोकेट करती हूँ और लास्ट में ज्वाइन कर देती हूँ। अगर मुझे स्ट्रेट लाइन मिलती है
तो ये क्या इन्फर करता है, और अगर मुझे कर्व लाइन मिलती है तो ये क्या इन्फर करता है, ये मैंने जाना इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स में। सो पोजीशन टाइम ग्राफ्स में मैंने तीन ग्राफ पढ़े, चेंजिंग वेलोसिटी का ग्राफ, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ, और पोजीशन जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उसका ग्राफ। सो रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट पे टाइम बढ़ता है बट पोजीशन सेम रहती है, तो इसीलिए हमें स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलता है। कांस्टेंट वेलोसिटी में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल नंबर ऑफ टाइम पे, तो मुझे स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। और चेंजिंग वेलोसिटी पे मुझे कर्व लाइन मिलता है, क्योंकि टाइम तो बढ़ रहा है अच्छे से अपने अकॉर्डिंगली, पर पोजीशन उस टाइम में डिफरेंट है। सो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड कर्व लाइन, ये तीन केसेस थे पोजीशन टाइम ग्राफ के। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने पढ़ा अनदर थ्री केसेस, जिसमें हमने रिटार्डेशन की बात करी जिसका डाउनवर्ड स्लोप आता था, कांस्टेंट एक्सीलरेशन की बात करी जिसका स्ट्रेट स्लोप आता था, और बात करी कांस्टेंट वेलोसिटी की जिसका आता था स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हम एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन क्यों कर रहे हैं, तो हमने एक बड़े उससे लर्न किया था कि जैसे मिलीमीटर के बाद मीटर आता है, मीटर के बाद किलोमीटर आता है, वैसे ही पोजीशन से वेलोसिटी बनती है और वेलोसिटी में चेंज आके एक्सीलरेशन बनता है। सो पी वी ए वी पी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा, वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन देगा। सो अगर एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, अगर एक्सीलरेशन जो है वो डाउनवर्ड हो गया यानी रिटार्ड कर दिया या ब्रेक दबा दिए बट वो तब भी अपना स्पीड जो है कम कर रहा है कॉन्स्टेंटली, तो स्ट्रेट डाउनवर्ड वाला ग्राफ होगा, स्ट्रेट अपवर्ड वाला होगा। और अगर वेलोसिटी सेम है, यानी इसका मतलब चेंजिंग वेलोसिटी एक्सीलरेशन राइज देती है, अगर वेलोसिटी सेम है कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो एक्सीलरेशन जीरो में वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। सो ये सब केसेस देखे, इन छह केसेस को आपको याद करना है, इससे आप इंटरप्रेट कर पाओगे। और प्लॉटिंग में भी अगर पॉइंट्स दिए जाएं और आपको प्लॉट करना और आपसे पूछा जाए ये शेप क्या बता रही है, तो यही इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ हेल्प करेंगे। तो विजुअली तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया मोशन को, इसके बाद आया था मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसके लिए मैंने थ्री इक्वेशंस बनाई थी। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जो डायरेक्टली मुझे एक्सीलरेशन के फॉर्मूला से मिली थी। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि वो ग्राफ पे कुछ ऐसा ट्रेपीजियम का एरिया निकाल के मिली थी। एरिया ऑफ एनी फिगर मुझे हमेशा उसका डिस्टेंस देता है, ठीक है। और उसके बाद हमने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस पढ़ा था। तो इन तीनों का डेरिवेशन बहुत डिटेल में लास्ट वीडियो में है, वो जरूर चेकआउट कर लेना, पूरा नहीं देखना है, सिर्फ इतना ही देखना है। तो इतना ही देखो, बट डेरिवेशन देखा हो, राइट। उसके बाद हमने बात करी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। सो दिस इज हाउ आई हैव कवर्ड माय चैप्टर। अब हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है, तो अब हम ये फॉर्मूला फटा मतलब क्वेश्चन कर लेते हैं। सो एक बस है, वो एक स्ट्रेट हाईवे पे चलती है, और जब वो चल रही होती है तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होती है, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ड्राइवर जो है, अब वो स्ट्रेट हाईवे खाली हाईवे, ड्राइवर को मजा आ रहा है, ड्राइवर ने एक्सीलरेटर दबा दिया, कितने टाइम पीरियड के लिए, 10 सेकेंड्स के टाइम पीरियड के लिए। और इन 10 सेकेंड्स में 36 से अब बस की स्पीड कितनी हो गई है, 54 किलोमीटर पर आवर हो गई है, ठीक है। सो इतना केस लेके हमसे क्वेश्चन ने बोला कि हमें बताना है एवरेज एक्सीलरेशन जब मेरा ड्राइवर का सिनेरियो ये था, यानी केस वन ये था कि स्ट्रेट हाईवे पे चल रही है, ड्राइवर ने एक्सीलरेटर दबा दिया, 10 सेकेंड्स में 36 से 54 किलोमीटर पर आवर पे ड्राइवर अपनी स्पीड को ले गया। सो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, v माइनस यू अपॉन टी ले लेते हैं। बट एक डाउट है कि किलोमीटर पर आवर तो एसआई यूनिट नहीं होती है, एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। सो हमें हर न्यूमेरिकल जो है वो एसआई यूनिट में कवर करना है, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं डिवाइड करती हूँ अपने रिस्पेक्टिव नंबर को 5/18 से। और अगर उल्टा करना हो, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, तो 18/5 से। ये आपको याद रखना है, ट्रिक है। सो 18 को जब मैंने 36 को 5/18 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया, 18 2 जार 36 होता है, सो 2 5 जार 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। सिमिलरली मैंने कन्वर्ट कर लिया फाइनल वेलोसिटी को भी 5/18 से, ठीक है। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 मीटर पर सेकेंड। सो अब ये हो गई हैं दोनों 15 मीटर में। अब मैं बस फॉर्मूला में पुट कर देती हूँ, तो मेरी फाइनल वेलोसिटी वॉज 15, इनिशियल वॉज 10, एंड टाइम टेकन टू कवर या इस उसमें एक्सीलरेट करने के लिए वॉज 10। सो 15 - 10 इज 5/10
एंड दिस इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इतना उसने एक्सिलरेट करा। ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं अपना केस 2 में क्या कर रहा है ड्राइवर, केस 2 में ड्राइवर ये कर रहा है कि ड्राइवर को एक ऑब्स्टेकल दिख गया रास्ते में और उसने ब्रेक दबा दिया, तो बस जो है वो 5 सेकेंड्स में स्टॉप हो गई। यानी अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी 54 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो इसी स्पीड से चल रहा था। और फाइनल वेलोसिटी ब्रेक दबा के स्टॉप कर दिया तो क्या हो गई, जीरो हो गई। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी वी हो गया जीरो। इसको हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर रखा है मीटर पर सेकेंड में। फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने ब्रेक ही लगा दिया है। तो अब एक्सीलरेशन क्या होगा, v माइनस u अपॉन में t। सो दिस इज -15/5 3। सो ये हो गया -3 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है। सो ये आया हमारे दोनों केसेस में आंसर। ये न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व किया। पहले केस 1 लिया जब हमारा स्पीड 36 से 54 बढ़ा इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स। फिर केस 2 लिया जब 54 वॉज द फाइनल स्पीड और ऑब्स्टेकल देख के ब्रेक लगाया, स्टॉप कर दिया। ठीक है। सो दिस वॉज अ न्यूमेरिकल। लास्ट न्यूमेरिकल हमारा बेस्ड है आइडेंटिटी पे, जो कि कह रहा है कि कार हाईवे पे मूव करती है एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड, जिससे रिटार्डेशन हो गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। सो हमसे पूछा है हाउ मच विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिफोर कमिंग टू द स्टॉप, यानी कि एस पूछा है, डिस्टेंस को हम एस से बताते हैं। ठीक है। इफ द कार वॉज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड 108 किलोमीटर पर आवर व्हेन द ब्रेक्स वर अप्लाइड। ठीक है। सो पहले इससे चल रही थी, उसके बाद 108 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी व्हेन द ब्रेक्स वर अप्लाइड। तो मुझे बताना है डिस्टेंस। अब मेरी ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें एक्सीलरेशन भी आता हो, v भी आता हो और u भी आता हो और मुझे s निकालना हो। देखते हैं। v = u + at नहीं काम आएगी, s नहीं आता। s = ut + ½ at², टाइम नहीं दिया, नहीं काम आएगी। सो थर्ड आइडेंटिटी है v² - u² = 2as। इसमें s भी है, a भी है, v और u भी है, आ जाएगी काम। सो इसमें डायरेक्टली बस मैंने वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है। 108² - 54 = 2 × -4 × s। सो इधर उधर करके मेरे पास आंसर आ जाएगा। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। इसके अलावा हमारे कुछ थ्योरी के न्यूमेरिकल्स हैं एग्जाम्पल में। जैसे कि हमसे पूछा गया है कि मेरा एक ग्राफ है जिसमें पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है और वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आ रहा है, यानी टाइम बढ़ रहा है बट पोजीशन 40 मीटर की कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। दूसरा, मुझे दो सिनारियोज दिए हुए हैं जहाँ पे मुझे दो ग्राफ दिए हुए हैं, एक का स्टीपनेस ज्यादा है, एक का स्टीपनेस कम है। तो हमसे पूछा है कि ए और बी में से ऑब्जेक्ट जो है वो उसका मोशन किसका, स्पीड किसका ज्यादा होगा। तो हमें इसके लिए ये बात हमें ध्यान रखनी है, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, कि जो स्लोप जितना स्टीप होगा उसका मोशन या उसका स्पीड उतना ज्यादा होगा। तो इधर बी का ज्यादा स्टीप है, बी का ज्यादा खड़ा हुआ ग्राफ है, तो बी हायर वेलोसिटी से मूव करेगा एज कंपेयर टू ए। सो ये हमारे कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स थे, हमने कवर कर लिया है अपना फर्स्ट चैप्टर। एंड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन देना हो, सो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन एंड यू कैन कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम, जो कि मेरे फर्स्ट वीडियो के लिंक में मैंने दिया हुआ है। नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद बायोलॉजी अगेन, सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल एंड वीडियोज वुड बी अपलोडेड ऑन एवरी संडे, राइट, अभी अभी। ठीक है। अब वीडियोस हर संडे आएंगे। सो आई होप यू विल टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो सीरीज। बायोलॉजी की होगी, वो टिश्यूज की होगी। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।